गुड मॉर्निंग। आज हम मार्गन्थव के द्वारा जो प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मार्गन्थव ऐसे विचारक थे जिन्होंने सर्वप्रथम यथार्थवाद को सैद्धांतिक रूप दिया था। इसलिए उनको यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने जो यथार्थवाद दिया था उसको परंपरागत यथार्थवाद भी कहा जाता है। इससे पूर्व भी यथार्थवाद से संबंधित जो विचारधाराएं थी वो उन्होंने वाक्यांश में थी, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक रूप नहीं दिया था। लेकिन सैद्धांतिक रूप किसने दिया था? मार्गन्थव ने दिया था। तो मार्गन्थव की यदि सामान्य परिचय की बात करें तो इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में हो गई थी। इनकी और जो प्रमुख पुस्तकें थी, पॉलिटिकल अमंग नेशन के अंदर तो इन्होंने यथार्थवादी सिद्धांत दिया था, लेकिन इनके अलावा भी इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, जैसे साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अमंग नेशन, इन डिफेंस ऑफ द नेशंस, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, द ट्रूथ एंड पावर। ये इनकी 5 किताबें हैं जो अन्य किताबें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। एक बार रिपीट करता हूँ फिर। साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स पहली किताब है। दूसरी किताब कौन सी है इनकी? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तीसरी किताब कौन सी इनकी? इन डिफेंस ऑफ द नेशंस। चौथी किताब कौन सी इनकी? द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। और पांचवी किताब है इनकी द ट्रूथ एंड पावर। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से, या हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत को कहीं ना कहीं इनमें हम देख सकते हैं। जो इनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक थी वो प्रमुख पुस्तक थी पॉलिटिकल अमंग नेशन, जिसके अंदर इन्होंने यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मार्गन्थव जब यथार्थवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो वो यथार्थवादी सिद्धांत को 6 नियमों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत के कितने 6 नियम बताते हैं। उन 6 नियमों के माध्यम से वो यथार्थवादी सिद्धांत को समझाने का प्रयास करते हैं। जो उनका जो पहला नियम है, प्रमुख जो नियम है, पहला जो नियम है वो नियम है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। मार्गन्थव कहता है कि जो यथार्थवाद का जो प्रथम नियम है वो मानव की प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानव की प्रकृति पर। वो कहता है कि जो मानव की प्रकृति होती है उसके माध्यम से, उसकी वजह से हम यथार्थवाद का जो प्रथम नियम है उसको देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मानव की जो प्रकृति होती है कि वो स्वार्थी होता है और उसके अंदर कुछ अवगुण पाए जाते हैं। कौन कौन से अवगुण पाए जाते हैं? प्रमुख रूप से 2 अवगुण पाए जाते हैं उसके अंदर, स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। कौन कौन से अवगुण पाए जाते हैं? स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। वो कहता है कि मनुष्य के अंदर जो स्वार्थपरकता है वो तो फिर भी सीमित है, उसकी तो फिर भी सीमा है, लेकिन प्रभुत्व लालसा की जो भावना होती है वो असीमित होती है, कि मानव की प्रभुत्व लालसा कभी भी पूरी नहीं होती है। तो इसी प्रभुत्व लालसा की वजह से क्या करता है मनुष्य? क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का संचय करने का प्रयास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जन का प्रयास करता है। वो हमेशा अपनी प्रभुत्व की जो लालसा होती है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और वो पूरा कैसे होगी? शक्ति संचय के माध्यम से। क्योंकि पृथ्वी पे संसाधनों की कमी है, तो आप शक्ति संचय करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इसके अंदर संघर्ष भी होगा, क्योंकि आप संसाधनों को अपनी ओर संग्रहण करना चाहते हो तो उसके लिए संघर्ष होगा। मार्कंडो कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य में 2 अवगुण पाए जाते हैं, स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा, उसी प्रकार राजनीति में भी 2 अवगुण पाए जाते हैं, स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि राजनीति किससे निर्मित होती है? मनुष्य से ही निर्मित होती है, व्यक्तियों से ही निर्मित होती है। तो व्यक्तियों से निर्मित होने वाली राजनीति में भी कौन से 2 गुण पाए जाएंगे? स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। वो कहते हैं कि स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। स्वार्थ तो फिर भी सीमित होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी प्रभुत्व लालसा के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। और उनकी प्रभुत्व लालसा किससे पूरी होगी? शक्ति संचय से। किससे पूरी होगी? शक्ति संचय से पूरी होगी। तो वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। इसलिए मार्गन्थव का एक प्रसिद्ध कथन भी है
चाहे राजनीति घरेलू हो चाहे राजनीति अंतर्राष्ट्रीय हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। चाहे राजनीति घरेलू राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, इनका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष करना है। क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है और उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सभी राष्ट्र क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उनको प्राप्त करने की जो कोशिश होती है उसमें संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि संसाधन सीमित है और उसकी मांग ज़्यादा है, तो इसलिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले नियमों की जड़ कहाँ है, मानव की प्रकृति में। मानव का जो स्वभाव होता है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो अवगुण पाए जाते हैं, स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा, क्योंकि मानव से ही राजनीति का निर्माण हुआ है। दूसरा नियम कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र हित की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, राष्ट्र हित की प्रधानता होती है। क्यों, क्योंकि मार्गंतव कहता है कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि भाग ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राष्ट्र हित की प्राप्ति करना होता है। क्या होता है मुख्य उद्देश्य, राष्ट्र हित की प्राप्ति करना होता है। वो राष्ट्र हित को प्राप्त करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। इसलिए मार्गंतव कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो क्या है, राष्ट्र हित की प्रधानता वाली स्थिति है, क्योंकि सभी राष्ट्र हित को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। तीसरा नियम क्या बताता है, राष्ट्र हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। मार्गंतव कहता है कि जो राष्ट्र हित होते हैं उसका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मार्गंतव राष्ट्र हित को दो प्रकार बताता है या दो भागों में विभाजित करता है। राष्ट्र हित के दो प्रकार बताता है। पहला जो प्रकार है वो है स्थिर, लघु या मार्मिक हित। दूसरा जो प्रकार है वो अस्थिर, दीर्घ या अमार्मिक। वो कहता है कि जो स्थिर, लघु या जो मार्मिक हित होता है वो होता है किसी भी राष्ट्र का एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना। जो स्थिर हित होता है वो कौन सा हित होता है कि राष्ट्र क्या करता है, स्थिर हित के तहत क्या करता है, अपनी सुरक्षा बनाए रखता है और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का कार्य करता है। इसके लिए राष्ट्र कभी भी समझौता नहीं करता। मार्गंतव बताता है कि स्थिर हित के लिए कभी भी राष्ट्र समझौता नहीं करता है, क्योंकि स्थिर हित कैसे है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और अपनी सुरक्षा बनाए रखना। इसके लिए कोई भी राष्ट्र कभी भी समझौता नहीं करता। वो हमेशा इसके लिए यदि आक्रमण हुआ है तो वो युद्ध करेगा। इसके लिए कभी वो समझौते के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे हित होते हैं, अस्थिर हित होते हैं, जो दूसरे प्रकार के हित होते हैं यानी कि अस्थिर हित होते हैं, वो कौन से हित होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित। कैसे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हित या सांस्कृतिक हित। इस प्रकार के हित क्या होते हैं कि हर राष्ट्र के परिवर्तित होते रहते हैं। कि आज किसी राष्ट्र के साथ अच्छे सामाजिक संबंध है, अच्छे सांस्कृतिक संबंध है, अच्छे राजनीतिक संबंध है, लेकिन हो सकता है कि कल वो संबंध ना हो। तो ये जो हित होते हैं ये अस्थिर होते हैं, ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तो वो कहता है कि इस प्रकार क्या है, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं लगा सकता। कि राष्ट्रहित की यदि ओवरऑल बात की जाए तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा ये राष्ट्रहित है, क्योंकि जो स्थिर हित है वो तो फिक्स है, लेकिन जो अस्थिर हित है वो अस्थिर है, वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तो यदि दोनों का जोड़ किया जाएगा तो वो फिक्स नहीं आएगा। कभी भी 2 और 2 4 वाली स्थिति नहीं होती है, वो 2 और 3 भी हो सकती है, 2 और 1 भी हो सकती है। तो राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। आज किसी राष्ट्र के साथ आपके अच्छे सामाजिक संबंध हैं, लेकिन हो सकता है कि कल उस राष्ट्र से आपके अच्छे सामाजिक संबंध ना हो। तो राष्ट्रहित के कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। ये तीसरा नियम है इनका। चौथा नियम, राष्ट्रहित की बात कर रहे थे तो ये तो मुख्य रूप से वो अपने यथार्थवादी सिद्धांत में बताते ही है, लेकिन इनके अलावा भी मार्गंतव 3 प्रकार के राष्ट्रहित और बताता है। कौन कौन से हैं? उपराष्ट्रहित, अन्य राष्ट्रहित और अंतर्राष्ट्रहित। कौन कौन से हैं? उपराष्ट्रहित, अन्य राष्ट्रहित और अंतर्राष्ट्रहित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपराष्ट्रहित पर। उपराष्ट्रहित वो हित होते हैं जब शासक अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति के लिए कार्य ना करके अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो वो कौन से कहलाते हैं? उपराष्ट्रहित।
कि जैसे तानाशाह शासक होता है वो क्या करता है, उसको राष्ट्र के हित से ज़्यादा खुद के हितों की आवश्यकता होती है। वो क्या करता है कि राष्ट्र हित को तो साइड में रखता है और खुद के हित पहले पूर्ति करता है। तो वो कैसे हित कहलाते हैं, उपराष्ट्र हित। कि कई बार जो तानाशाह शासक होते हैं वो क्या करते हैं, खुद की कंपनियों के लिए, खुद के व्यापार के लिए किसी अन्य राष्ट्र से समझौता करते हैं। उनका राष्ट्र हित मुख्य नहीं होता, उनका कौन सा हित मुख्य होता है, स्वयं का हित मुख्य होता है। तो इस प्रकार के राष्ट्र हित को क्या कहेंगे, उपराष्ट्र हित। दूसरा जो बता रहा था, अन्य राष्ट्र हित। अन्य राष्ट्र हित के अंदर क्या करता है, कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र हित के तहत किसी भी राष्ट्र के अंदर हस्तक्षेप करता है खुद के हित पूरे करने, लेकिन खुद के हितों की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, अन्य राष्ट्रों के अंदर हस्तक्षेप करके अपने हित पूर्ति करता है। तो वो कौन से हित कहलाते हैं, अन्य राष्ट्र हित। अंतर्राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय हित वो हित कहलाते हैं कि आप राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए इतने अंधे हो जाते हो कि आप युद्ध के लिए भी तैयार रहते हो, आप उनके लिए युद्ध भी कर सकते हो। तो ये अन्य जो हित है वो बताता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत के जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसके तहत तो दो प्रकार के हित बताता है, स्थिर और अस्थिर। इनके अलावा वो कौन से बता रहा है, तीन प्रकार के अन्य राष्ट्र हित बता रहा है। कौन कौन से, उपराष्ट्र हित, अन्य राष्ट्र हित और अंतर्राष्ट्र हित। उपराष्ट्र हित कौन से, जो शासक स्वयं के हितों की पूर्ति करता है राष्ट्र के नाम पे। अन्य राष्ट्र हित कैसे, कि शासक या राष्ट्र क्या करता है, खुद के हितों की पूर्ति करने के लिए अन्य राष्ट्रों के अंदर हस्तक्षेप करता है। और अंतर्राष्ट्रीय हित क्या है, कि आप राष्ट्र हित के तहत या हित की पूर्ति के लिए इतने अंधे हो जाते हो कि आप युद्ध का सहारा लेते हो। चौथा जो नियम है यथार्थवाद का वो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में का जो उच्चतम बिंदु होता है वो क्या होता है, विवेक होता है। क्या होता है, विवेक होता है। मार्गंतव कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता की अवहेलना नहीं करती। ये नहीं कि वो नैतिकता को नहीं मानती, उसकी अवहेलना नहीं करती, लेकिन कोई भी राष्ट्र नैतिकता के नाम पे अपने राष्ट्र हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। वो उसमें अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करेगा। कोई भी राष्ट्र नैतिकता के नाम पे अपने राष्ट्र हित का, जो उनका राष्ट्र हित है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेगा। उसको अपने राष्ट्र हितों की प्राप्ति चाहिए तो वो क्या करता है, विवेक और बुद्धि का प्रयोग करता है। नैतिकता को अवहेलना नहीं करता, लेकिन फिर भी नैतिकता को साइड में कर देता है। और सबसे ज़्यादा जो सोचने का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, विवेक होता है। विवेक या बुद्धि के या तर्क के माध्यम से वो कार्य करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवेक का जो बिंदु है वो सबसे उच्चतम होता है। आप नैतिकता को सबको साइड में कर देते हो। पांचवी विशेषता क्या बताता है मार्गंतव, मार्गंतव बताता है कि जो सार्वभौमिक नैतिकता के नियम है और राष्ट्रीय नैतिकता के नियम है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मार्गंतव कहता है कि जो सार्वभौमिक नैतिकता के नियम है वो तो कहते हैं कि आपको बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय नैतिकता के नियम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं। राष्ट्रीय नैतिकता के नियम एक ही चीज़ कहते हैं, आपको शक्ति को प्राप्त करना है, आपको अपने राष्ट्र हित को प्राप्त करना है। तो दोनों अलग अलग है। आप सार्वभौमिक नैतिकता के नियम की बात करते हैं तो वो नैतिक नियम क्या सिखाते हैं आपको, कि बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन राष्ट्र के जो नैतिकता के नियम है वो एक ही नियम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का अर्जन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का संग्रहण करना है और अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करना है। छठा जो नियम है वो कहता है कि यथार्थवाद का जो छठा नियम है उसमें वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राजनीतिक विज्ञान से एक अलग विषय बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि इसकी उपयोगिता और ज़्यादा हो। तो इन्होंने, मार्गंथो ने यथार्थवाद का जो विश्लेषण किया है वो 6 नियमों के माध्यम से किया है। 6 नियमों पर हमने चर्चा कर ही ली थी। अब इनकी बात करते हैं कि यथार्थवाद की क्या कमियां रही इनके, इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना क्या क्या होती है, पहली आलोचना होती है कि मार्गंथो ने मानव का जो स्वभाव है उसका एक पक्षीय चित्रण किया है। कैसा चित्रण किया है, एक पक्षीय चित्रण किया है या एक पक्षीय विवेचन किया है। कैसे किया है, क्योंकि मार्गंथो क्या कहता है, मानव में अवगुण पाए जाते हैं।
दो अवगुण पाए जाते हैं, वो अवगुणों की ही बात कर रहा है। मानव के जो गुण हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक पक्ष से बात कर रहा है कि मानव के अंदर अवगुण पाए जाते हैं और उसी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष पाया जाता है। वो उसके गुण की बात नहीं कर रहा है, उसके सहनशीलता की बात नहीं कर रहा है, वो उसके विवेक की बात नहीं कर रहा है, वो उसके अवगुणों की बात ज़्यादा कर रहा है। दूसरी जो आलोचना है कि मार्कंथोव ने जो यथार्थवादी सिद्धांत दिया है उसके अंदर शक्ति और संघर्ष की ही बात करता है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, शक्ति और संघर्ष की बात कर रहा है। वो उसके लिए कभी भी सहयोग की बात नहीं कर रहा है। वो सहयोग का जो पक्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो वार्ता का जो पक्ष होता है, जो शांति का जो पक्ष होता है, उसकी मार्गंथव क्या करता है, अवहेलना कर रहा है। इस प्रकार मार्गंथव का जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन फिर भी इसका कुछ महत्व है। महत्व क्या है कि कम से कम मार्गंथव ने क्या किया, यथार्थवादी सिद्धांत को एक सैद्धांतिक रूप दिया, एक सिद्धांत के रूप में इसका निर्माण किया और संघर्ष का जो पक्ष था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका अच्छे से विश्लेषण किया कि संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, राष्ट्र हित को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उसको आपको समझाने की कोशिश की। ये मार्गंथव के यथार्थवादी सिद्धांत का आपके लिए उपयोगी या महत्व है।